Hello students, I am Sudhanshu and welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आपको 10 अच्छे से आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट, वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है, और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर 3rd और 4th के पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत सेकंड, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड, जो कि हमारा AEC यानी कि हमारा एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स यानी कि एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा ये PDF रहने वाला है स्टूडेंट, तो इसमें हमने टोटल आपके से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चन है, तो इसमें ही हमने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है, या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको यही आंसर लिखना है। यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भारतीय संदर्भ है उसमें जो जलवायु परिवर्तन है, तो उस पर कृषि पर क्या प्रभाव डालती है। तो भारतीय संदर्भ में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर हमें चर्चा करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द वेरियस थ्रेट्स टू इट, यानी कि जैव विविधता क्या है, उसके महत्व और उसके विभिन्न खतरों के बारे में हमें वर्णन करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इंडिया इज एन एग्रियन कंट्री वेयर इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल सोर्सेज फॉर द लिवलीहुड, यानी कि स्टूडेंट, आप जैसा कि जानते हैं जो हमारा देश है ये हमारा एक कृषि प्रधान देश है। तो स्टूडेंट,
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी 50% से ज्यादा जो आबादी की आजीविका है वो खेती पर या प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। तो स्टूडेंट आज खेती सिर्फ मेहनत से नहीं मौसम के मिजाज से भी चल रही है। तो स्टूडेंट जो जलवायु परिवर्तन है और जो हमारा जैव विविधता है ये दोनों ही एक ऐसे शब्द है जो अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसानों की जो जिंदगी है और उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी महसूस हो रहे हैं। तो वर्तमान समय में बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं तथा जैव विविधता में जो गिरावट है वो हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम पार्ट लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे मेन बॉडी में यानी कि मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में हमें सबसे पहले क्या लिखना है उसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम असली मुद्दे की। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट हमारा तापमान में वृद्धि, यानी कि राइजिंग टेम्परेचर आर रिड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि स्टूडेंट आज जो औसत तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसका जो असर है वो सीधे फसलों पर पड़ता है। तो तापमान में वृद्धि से फसलों की जो उत्पादकता है वो घट रही है। तो आप समझिएगा गेहूं और धान जैसी फसलें ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती जिससे कि जो उपज है वो कम हो जाती है। तो यही था हमारा तापमान में वृद्धि। सेकंड हमारा आता है अनियमित मानसून। तो इरेगुलर मानसून पैटर्न्स अफेक्ट द टाइमिंग ऑफ सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि स्टूडेंट पहले जो मानसून था वो समय पर आता था लेकिन अब कभी जल्दी और कभी देर से आ जाता है। तो जिस समय पर किसान बुवाई नहीं कर पाता था और पूरी फसल उसके खतरे में पड़ जाती है, तो इसीलिए अनियमित मानसून के कारण जो बुवाई और कटाई का समय है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो यही था हमारा अनियमित मानसून। थर्ड हमारा आता है बाढ़ एवं सूखा को लेकर। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज ड्राउट एंड फ्लड्स कॉज हैवली लॉसेस टू फार्म्स। तो स्टूडेंट जो जलवायु परिवर्तन है उसने अत्यधिक मौसम की घटना को बढ़ा दिया है जैसे कि सूखा, बाढ़। तो स्टूडेंट इनसे किसानों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। तो बिहार में बाढ़, महाराष्ट्र में सूखा, दोनों ही किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही था हमारा सूखा और बाढ़। फोर्थ हमारा आता है वाटर सिक्योरिटी, यानी कि हमारा जो जल संकट है उसको भी हम बात कर लेते हैं। तो वाटर सिक्योरिटी हैज इंक्रीज प्रेशर ऑन इरिगेशन सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट जो जल संकट है वो सिंचाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ा रही है। तो भूजल स्तर नीचे जा रहा है जिससे कि जो सिंचाई है वो महंगी होती जा रही है। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है कीट एवं रोग। तो इंक्रीज इन पेट्स एंड डिसीज रेसेस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि स्टूडेंट जो बदलते मौसम है उससे कीट और बीमारियां भी बढ़ रही है जिससे कि जो किसान की लागत और तनाव है वे दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जैव विविधता है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इंपोर्टेंस है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि जैव विविधता क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला आता है पर्यावरणीय संतुलन। तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो जैव विविधता है वो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। तो पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सब मिलकर ही प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। सेकंड हमारा आता है कृषि में योगदान। तो इट कंट्रीब्यूशन इन पोलिनेशन, सोइल फर्टिलिटी एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि स्टूडेंट जो परागन है, मिट्टी की उर्वरता है, जल संरक्षण है, तो इन सभी में जो जैव विविधता है ये हमारी जैव विविधता की एक देन है। तो अगर मधुमक्खियां नहीं होगी तो कई फसलों का उत्पादन ही रुक जाएगा। तो यही था हमारा कृषि में बायोडाइवर्सिटी का योगदान। इसके बाद थर्ड आता है हमारा औषधि और खाद्य सुरक्षा में। तो इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मेडिकल प्लांट्स एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कि स्टूडेंट आज जो कई दवाइयां हैं वे हमारी वनस्पतियों से ही बनती है। तो औषधीय पौधों और खाद्य सुरक्षा का भी ये आधार माना जाता है। फोर्थ हमारा आता है पारिस्थितिक सिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम। तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस टू इकोसिस्टम, यानी कि स्टूडेंट जो जैव विविधता है वो प्रकृति को लचीलापन देती है जिससे कि वो आपदाओं से उभर सके। तो यही हमारी पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा फोर्थ आता है मानव जीवन और संस्कृति के लिए। तो इट इज डीपली कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ, कल्चर एंड द इकोनॉमी, यानी कि यह हमारे मानव जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट यही था हमारा जैव विविधता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर, यानी कि जैव विविधता और कृषि के लिए क्या खतरे हैं।
तो अब जानते हैं खतरों के बारे में। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट हमारा क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमारा जलवायु परिवर्तन। तो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि स्टूडेंट जो कई प्रजातियां हैं वे बदलते तापमान के कारण ही विलुप्त हो रही है। सेकंड हमारा आता है वनों की कटाई। तो डिफोरेस्टेशन एंड चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न्स, यानी कि स्टूडेंट जो खेती और शहरीकरण है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वन काटे जा रहे हैं, जिससे कि जो जंगल है वे लगातार खत्म हो रहे हैं। तो वनों की कटाई और भूमि उपयोग में भी परिवर्तन हो रहा है। थर्ड हमारा आता है रासायनिक खाद और कीटनाशक को लेकर। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि अत्यधिक प्रयोग से जो मिट्टी और जीव जंतु है उनको नुकसान हो रहा है। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इसके बाद फोर्थ आता है औद्योगिकरण और प्रदूषण को लेकर। तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो औद्योगिकरण और शहरीकरण है उससे हवा, पानी और मिट्टी तीनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट जो हमारा प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन है उनका भी बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। तो पोल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट यही था हमारा जैव विविधता और कृषि के लिए खतरे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम बात कर लेते हैं कि इन कंक्लूजन इट कैन बी said that both climate change and biodiversity are extremely important issue for Indian agriculture and human life। तो स्टूडेंट जो जलवायु परिवर्तन है और जो जैव विविधता है ये दोनों ही भारतीय कृषि और मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो जलवायु परिवर्तन है जो कृषि को सीधे प्रभावित करता है, लेकिन जो हमारा जैव विविधता है वो कृषि और पर्यावरण की एक आधारशिला है। तो समाधान तभी संभव हो पाएगा स्टूडेंट जब हम सतत विकास अपनाएंगे, जैविक खेती को बढ़ावा देंगे और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। तो तभी स्टूडेंट हम एक दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो स्टूडेंट इन पर हमें गंभीर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड मेजर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सतत विकास की जो अवधारणा है वो क्या है और उसके महत्वपूर्ण स्तंभों को हमें संक्षेप में वर्णन करना है। यहीं पर स्टूडेंट हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण पर जो अम्लीय वर्षा है उसके कारण और उसके प्रभाव के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन द प्रेजेंट टाइम इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एक्सेसिव एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि स्टूडेंट अगर हम आज का दौर देखें तो इसमें औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के जो अत्यधिक दोहन है उनसे जो पर्यावरण है वो हमारा संकट में आ गया है। तो स्टूडेंट इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जो हमारा सतत विकास है उसकी जो अवधारणा है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी ओर जो हमारा अम्लीय वर्षा है स्टूडेंट वो हमारे मानव गतिविधियों को दुष्परिणाम को भी दिखाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सतत विकास की अवधारणा है वो क्या है, यानी कि सतत विकास आखिर है क्या। तो स्टूडेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोहेंसिंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, यानी कि स्टूडेंट सतत विकास का जो सीधा सा अर्थ है वो एक ऐसा विकास है जो कि आज की पीढ़ी की जरूरतें पूरी करे लेकिन जो हमारे भविष्य की पीढ़ी है उनकी जरूरतों से समझौता न करे। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर आज हम सारे जंगल काट देंगे तो जो कल की पीढ़ी है उसको हवा, पानी और भोजन कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट सतत विकास की जो सोच है वो कहती है
कि सतत विकास कहता है कि विकास तो हो लेकिन उसके साथ रोजगार भी हो, उद्योग भी हो और साथ ही पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। तो पर्यावरण संरक्षण को ये कहता है, तो ये कहता है कि विकास होना चाहिए संरक्षण के साथ, तो उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित प्रयोग ही सतत विकास का इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि इसका मुख्य एम, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है मेजर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के प्रमुख स्तंभ को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सतत विकास के प्रमुख स्तंभ। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इकोनॉमिक पिलर यानी कि आर्थिक स्तंभ। तो इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि स्टूडेंट जो आर्थिक स्तंभ है वो कहता है दीर्घकालिक आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, संसाधनों का सही उपयोग। तो ये सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि स्थिर अर्थव्यवस्था की भी बात करता है। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक पिलर हो गया। सेकंड आता है सोशल पिलर यानी कि सामाजिक स्तंभ। तो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर यानी कि स्टूडेंट सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता। तो विकास ऐसा हो जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए वो होना चाहिए। थर्ड आता है इन्वायरमेंटल पिलर्स यानी कि पर्यावरणीय स्तंभ। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो स्टूडेंट पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण। तो अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो विकास किस काम का, इसलिए पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारे सतत विकास के प्रमुख स्तंभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण और उसके प्रभाव को लेकर। तो अब बात करते हैं हम एसिड रेन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षों के कारण को लेकर। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ एसिड रेन यानी कि स्टूडेंट जो उद्योगों और वाहनों से जो गैस निकलती है, फर्स्ट हमारी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सेकंड हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि हमारी NO2। तो ये जो गैसें होती है स्टूडेंट, ये वायुमंडल में जाकर बारिश के पानी से मिलती है और फिर जाके बनती है हमारी अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा से स्टूडेंट जो प्रभाव की अगर हम बात करें तो इससे हमारी मृदा की उर्वरता घटती है और फसलें भी प्रभावित होती है। तो बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में जो अम्लीय वर्षा की संभावना है स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा अधिक रहती है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रभाव डालती है वो डालती है हमारे फर्टिलिटी एंड एडवर्सी इफेक्ट्स पर, क्रॉप्स पर यानी कि कृषि पर। तो मिट्टी की उर्वरता इससे घटती है जिससे कि जो फसलें हैं वे कमजोर होती है। सेकंड हमारी ये डालती है जल स्रोतों पर। तो स्टूडेंट जो नदियां और झील होती है वे अम्लीय हो जाती है तो मछलियां और जो जल जीवन है वो खत्म होने लगता है। इसके बाद ये इमारतों पर भी बहुत ज्यादा नुकसान डालती है। तो बिल्डिंग्स, मूवमेंट एंड मेटल्स। तो ताजमहल जैसे जो स्मारक है उनको क्षरण भी हमारे अम्लीय वर्षा का ही कारण है। तो इससे धातु और जो पत्थर है वे खराब होने लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मानव स्वास्थ्य पर, तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालते हैं स्टूडेंट, तो इट ऑल्सो हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ यानी कि ये सांस की बीमारियां, आंखों और त्वचा में जलन, तो इन सभी पे भी मानव स्वास्थ्य पर भी ये प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण और उसके प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट कंक्लूजन में हम देख लेते हैं, हम कह सकते हैं thus it is clear that sustainable development and environmental problem आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड यानी कि स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो सतत विकास और पर्यावरणीय समस्या है वे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जो सतत विकास है स्टूडेंट वो हमें पर्यावरण संरक्षण का रास्ता दिखाता है, लेकिन जो अम्लीय वर्षा है वो मानव गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को दिखाती है। तो समाधान तभी संभव है जब स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो, साथ ही स्टूडेंट प्रदूषण नियंत्रण हो, संतुलित विकास अपनाया जाए। तो तभी हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकेंगे। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो जैव विविधता के स्तर है उनके बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें बात करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट द टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी।
तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है जैव विविधता क्या है और उसको मापने के प्रकार एवं तरीकों के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी मींस द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि स्टूडेंट जब हम कहते हैं कि जैव विविधता तो इसका मतलब सिर्फ जानवरों या पौधों की गिनती नहीं होता, बल्कि जो हमारे पृथ्वी पर जीवन पर सभी रूपों की जो विविधता है, चाहे वो बीज के स्तर पर हो, चाहे वो प्रजाति के स्तर पर हो या पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर। तो यही जो जैव विविधता है ये पर्यावरण संतुलन और हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखती है और यही हमारे मानव जीवन की सुरक्षा का भी आधार है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं उसको देख लेते हैं। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के स्तर को लेकर। तो जैव विविधता को मुख्य रूप से स्टूडेंट तीन स्तरों में समझा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी यानी कि जीन स्तर की विविधता को लेकर। तो वेरिएशन इन जीन्स एंड हेरिडिटरी कैरेक्टराइज्ड विद इन ए स्पेसीज यानी कि स्टूडेंट इसका अर्थ है एक ही प्रजाति के भीतर जीन और गुणों में भिन्नता का होना, यानी कि जीन और वंशानुगत गुणों में भिन्नता। तो आप समझिएगा जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, तो गेहूं या आम के विभिन्न किस्में, तो गेहूं की जो अलग अलग किस्में हैं या आम की आप अलग अलग किस्में दे सकते हैं, जैसे कि दशहरी आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, अल्फांसो आम हो गया। तो यही हमारे जीन स्तर की विविधता होती है। अब इसके महत्व की बात करें, अगर इसका इंपोर्टेंस की बात करें, इंपोर्टेंस क्या है, तो हेल्प इन इंक्रीजिंग डिसीज रेसिस्टेंस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि स्टूडेंट ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, साथ ही फसलों की उत्पादकता में भी इससे वृद्धि होती है। तो अगर जीन विविधता न हो तो एक पूरा बीमारी पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। तो यही थी जीन स्तर की विविधता। सेकंड हमारा आता है स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी यानी कि प्रजाति स्तर की विविधता को लेकर। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज प्रेजेंट इन ए रीजन एंड द रिलेशनशिप अमोंग देम यानी कि स्टूडेंट इसका अर्थ है किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उसकी विविधता को लेकर। तो उदाहरण के लिए अगर आप एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे कि एक जंगल में पक्षी हो गया, जानवर हो गए, कीट हो गए, तो स्टूडेंट ये सब मिलकर प्रजाति विविधता बनाते हैं। तो पक्षी की प्रजाति अलग हो गई, स्तनधारी की प्रजाति अलग हो गई, कीट के अलग, पौधों की अलग। तो अब अगर हम इसकी इंपोर्टेंस यानी कि महत्व की बात करें, तो मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस एंड द फूड चेन विद इन इकोसिस्टम यानी कि ये खास श्रृंखला को भी प्रस्तुति संतुलित रखती है और साथ ही जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी स्थिर रखती है। तो यही था हमारे प्रजाति स्तर की विविधता। इसके बाद जो थर्ड हमारा आता है वो आता है इकोसिस्टम लेवल डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र स्तर की विविधता। तो डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम ऑन अर्थ सच एज फॉरेस्ट, रिवर्स, ओकेन्स एंड डिजर्ट्स यानी कि स्टूडेंट इसका अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि हमारे जंगल हो गए, नदी हो गए, समुद्र हो गए, मरुस्थल हो गए। तो स्टूडेंट इसके इंपोर्टेंस यानी कि इसके महत्व की बात करें, तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रेगुलेशन ऑफ द वाटर साइकिल एंड क्लाइमेट बैलेंस यानी कि जलवायु संतुलन, जल चक्र का संचालन और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ये सभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र स्तर की विविधता है के महत्व है। तो स्टूडेंट यही थी हमारे तीनों प्रकार की जैव विविधता के स्तर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को मापने के तरीके और उसके प्रकार को लेकर। तो अब सवाल आता है कि जैव विविधता को मापा कैसे जाता है। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट मेथड आता है वो आता है स्पेसीज रिचेंस यानी कि प्रजातियों की गणना को लेकर। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया यानी कि स्टूडेंट किसी क्षेत्र में कुल कितनी प्रजातियां मौजूद है, सबसे पहले उससे भी हम जैव विविधता को माप सकते हैं। सेकंड आता है स्पेसीज एवेंसिस यानी कि प्रजातियों की समानता। तो वेदर स्पेसीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट विद इन एन एरिया और नोट यानी कि क्या सभी प्रजातियां समान रूप से फैली हुई है या नहीं, ये चीज देखी जाती है। थर्ड आता है इंडिकेटर स्पेसीज यानी कि सूचक प्रजातियां। तो इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि कुछ प्रजातियां पर्यावरण की गुणवत्ता का संकेत देती है, जैसे कि आप लाइकन देखें तो लाइकन जो है वो स्वच्छ हवा का संकेत भी हमें देती है। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है स्टेटिकल एंड बायो इंडेक्स मेथड यानी कि सांख्यिकीय और जैव इंडेक्स तरीके से। तो यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस यानी कि स्टूडेंट जो हमारा जैव विविधता सूचनांक हो गया या वैज्ञानिक गणनाएं और सर्वेक्षण हो गई, तो इनसे संरक्षण और प्रबंधन में भी मदद मिलती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जैव विविधता को मापने के प्रकार और उसके तरीके।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटे से निष्कर्ष यानी कि एक छोटे से कंक्लूजन के बारे में। तो बायोडायवर्सिटी इज नॉट ओनली द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट इज आल्सो एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ह्यूमन विल बीइंग इट्स डिफरेंट लेवल और मेथड्स ऑफ विजिबल गाइडेंस टुवर्ड्स ऑफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। यानी कि स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं है बल्कि जो हमारा पर्यावरण संतुलन है और मानव कल्याण है उसकी भी एक कुंजी है। तो इसके विभिन्न स्तर हो गए स्टूडेंट, जैसे कि हमारा जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। तो ये सभी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो प्रकृति है वो कितनी ज्यादा जटिल है और कितनी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट जैव विविधता की सुरक्षा करके ही हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने एक अच्छा और सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, यानी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के लक्ष्य और उसके उद्देश्य के बारे में हमें बात करनी है। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेनेशन, यानी कि ओजोन परत के क्षरण के कारण और उसके प्रभाव के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन द प्रेजेंट टाइम बोथ एयर पोल्यूशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेनेशन हैव इमर्ज्ड एज सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि स्टूडेंट आज के समय में जो वायु प्रदूषण, जो ओजोन परत संरक्षण है, ये दोनों ही गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुके हैं। तो इसी समस्या से निपटने के लिए जो भारत सरकार है उसने वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू किया और वैश्विक स्तर पर जो ओजोन परत है उसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए। तो स्टूडेंट जो ओजोन परत का क्षरण है वो वैश्विक स्तर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को बढ़ाता है जिससे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। तो यही थी हमारे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, यानी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एम्स यानी कि इसके लक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहला जो एम्स है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि स्टूडेंट इस अधिनियम के मुख्य लक्ष्य रखे गए। सबसे पहला है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। सेकंड आता है मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी एंड सिटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि वायु की गुणवत्ता को सुधारना और उसकी गुणवत्ता पर निगरानी रखना। थर्ड हमारा आता है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी रखना। तो स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ ही जो औद्योगिक इकाइयां और वाहन है उनके द्वारा वायु में हानिकारक प्रदूषण उत्सर्जन को नियंत्रित करना। तो ये सभी इसके एम रखे गए थे यानी कि इसके जो लक्ष्य थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके उद्देश्य को लेकर। तो उद्देश्य क्या थे स्टूडेंट? तो इस कानून के माध्यम से विभिन्न उद्देश्य रखे गए। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन कॉजिंग सोर्सेज, यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान और उनकी निगरानी को लेकर। तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं पर नियंत्रण, साथ ही वायु गुणवत्ता के मानक तय करना, केंद्र और राज्य सरकार नियंत्रण बोर्ड को अधिकार प्रदान करना और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई को करना। तो स्टूडेंट यानी कि ये जो कानून था ये सिर्फ नियम ही नहीं था बल्कि नियंत्रण की शक्ति भी देता था। तो स्टूडेंट यही थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे उद्देश्य। तो यही था हमारा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेनेशन, यानी कि ओजोन परत क्षरण के कारण और उसके प्रभाव को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉजेज यानी कि कारण के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कारण देखें उससे पहले आप समझो कि जो ओजोन परत है आखिर वो करती क्या है। तो जो ओजोन परत है वो हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यानी कि जो हमारी यूवी किरणें होती है उनसे वो हमें बचाती है। और अगर ये परत कमजोर हो जाए तो जो खतरा जो है वो सीधा पृथ्वी पर आ जाता है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ECFCs
एंड हालोन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन का वायुमंडल में उत्सर्जन, हैलोन और औद्योगिक रसायन का अत्यधिक उपयोग, रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल स्प्रे यानी कि कृषि में उपयोग होने वाले जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, HFC हो गए। तो स्टूडेंट इन सभी से ये हमारे ओजोन परत के क्षरण के ये सभी कारण है। तो पुराने एसी और फ्रिज ओजोन के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। तो यही थे हमारे कोसेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहले जो इफेक्ट्स पड़ता है वो पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर। तो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस इम्यूनिटी। यानी कि स्टूडेंट त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। तो स्टूडेंट ये सभी मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो ये तो हमारे इफेक्ट्स हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय प्रभाव पर। तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ती है? तो इससे फसलों और पौधों को नुकसान होता है, जल जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही जलवायु पर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज एंड इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम यानी कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। तो जलवायु असंतुलन, वैश्विक तापमान में बदलाव। तो स्टूडेंट ये सभी होते हैं। तो इसके लिए कुछ वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं स्टूडेंट, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ओजोन परत की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाता है। तो यही थे हमारे प्रभाव, ओजोन परत क्षरण के कारण और उसके प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो कंक्लूजन में हम बात कर लेते हैं। इन कंक्लूजन, बट एयर पोल्यूशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेनेशन पोज सीरियस थ्रेट्स ऑफ द टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण और ओजोन परत है, तो स्टूडेंट ये दोनों ही मानव जीवन और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तो वायु अधिनियम 1981 लाया गया था। तो ये भारत में वायु गुणवत्ता सुधारने का एक मजबूत कानूनी आधार हमें प्रदान करता है। लेकिन जो ओजोन परत का संरक्षण है वो हमारे वैश्विक सहयोग और जागरूकता से ही संभव है। तो स्टूडेंट समाधान तभी होगा जब प्रदूषण नियंत्रित किया जाएगा, स्वच्छ तकनीक अपनाई जाएगी और कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो तभी हम एक स्वस्थ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, राइट द कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन मेजर्स ऑफ डिजास्टर। यानी कि आपदाओं के कारण, प्रभाव एवं उनके शमन के उपाय लिखिए। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी। यानी कि आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्वों के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इंडिया इज ए डिसास्टर प्रोन कंट्री ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी कि स्टूडेंट, भारत है वो एक ऐसा देश है जो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहा है। तो स्टूडेंट, जो आपदाएं है वे केवल हमारे जान माल और हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए जो आपदाएं के कारण है, उसके प्रभाव है और शमन के उपाय है, इन सभी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट जो हम सबसे पहले बात करते हैं वो हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ डिजास्टर्स यानी कि आपदाओं के कारण को लेकर। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हमारा कारण रहने वाला है वो रहने वाला है नेचुरल कॉजेज यानी कि प्राकृतिक कारण को लेकर। तो अर्थक्वेक, वोल्केनिक इक्वेशन, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स यानी कि स्टूडेंट भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, तूफान, सूखा। तो ये तो सब हमारे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं आपदा के। इसके बाद मैन मोड केसेस की बात करें, मानव जनित अगर जो हम कारण देखें तो उसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, मिनियन एक्टिविटीज, वाटर पोल्यूशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव, खनन और अवैज्ञानिक निर्माण। तो ये सभी हमारे मानव जनित कारण हो सकते हैं। तो आप इनके एक उदाहरण भी समझते चलिए, जैसे कि हमारा प्राकृतिक कारण में अगर आप देखें, उत्तराखंड की जो बाढ़ है या उड़ीसा के चक्रवात है, वे पूरी तरीके से एक प्राकृतिक आपदा है। इसी तरीके से अगर हम मानव जनित
कारण के बारे में बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी हमारी एक मानव जनित आपदा थी। इसके बाद हमारा थर्ड आता है इन्वायरमेंटल कॉजेज यानी कि पर्यावरणीय कारण। तो डिफोरेस्टेराइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज यानी कि वनों की कटाई, भूमि दोहन, जलवायु परिवर्तन, स्टूडेंट ये सभी हमारे पर्यावरणीय कारण है। तो कई बार प्राकृतिक और मानव कारण मिलकर ही आपदा को और ज्यादा भयानक बना देते हैं। तो यही थे स्टूडेंट हमारे आपदाओं के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स यानी कि आपदाओं के प्रभाव को लेकर। तो आपदा के प्रभाव अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंजरीज यानी कि मानव जीवन पर प्रभाव ये डालती है। इससे जान मान की हानि भी होती है और कई लोग घायल और बेघर भी हो जाते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि घर, सड़कें, पुल सब कुछ नष्ट हो जाता है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। थर्ड आता है इकोनॉमिक लॉसेज एंड इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टूडेंट कृषि को भारी नुकसान होता है, रोजगार और आय में भी गिरावट आती है। इसके बाद अगर हम इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस यानी कि पर्यावरणीय असंतुलन की बात करें तो इससे मिट्टी का क्षरण होता है, वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी गहरा असर पड़ता है। सोशल इंपैक्ट्स की बात करें सामाजिक प्रभाव की तो डिसप्लेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस एंड डिक्लाइन इन इक्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि विस्थापन, मानसिक प्रभाव और जीवन की गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाती है। तो यही सभी हमारे इंपैक्ट्स ऑफ डिजास्टर थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स यानी कि आपदा शमन उपाय को लेकर। तो अब सवाल ये है कि आपदाओं से बचा कैसा जाए। तो सबसे पहले जो तैयारी आती है वो आती है प्री डिजास्टर प्रिपेरेंस यानी कि आपदा पूर्व तैयारी को लेकर। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिजास्टर मैनेज प्लान्स एंड ट्रेनिंग यानी कि स्टूडेंट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन योजनाएं, प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल। तो चक्रवात से पहले समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी करना यह हमारा एक आपदा पूर्व तैयारी का पहला उपाय है। सेकंड आता है स्ट्रक्चरल मेजर्स यानी कि संरचनात्मक उपाय। तो बांस, एम्बैंकमेंट, अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग्स यानी कि स्टूडेंट जैसे कि भूकंप रोधी इमारतें हो गई, बांध और तटबांध हो गए, सुरक्षित भवन निर्माण हो गए। तो ये सभी हमारे संरचनात्मक उपाय है। थर्ड हमारा आता है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स यानी कि गैर संरचनात्मक उपाय। तो शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, कानून और नीतियां लागू करना, भूमि उपयोग नियोजन ये सभी हमारे गैर संरचनात्मक उपाय है। फोर्थ आता है पोस्ट डिजास्टर रिलाइफ एंड रिहैबिलिटेशन यानी कि आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास को लेकर। तो स्टूडेंट त्वरित चिकित्सा सहायता, अस्थायी आवास, पुनर्वास कार्यक्रम। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे आपदा शमन के उपाय थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी यानी कि आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्वों को लेकर। तो आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्व है सबसे पहला जो आता है रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम आकलन। तो संभावित आपदाओं का पूर्व अनुमान लगाना ही जोखिम आकलन होता है। सेकंड हमारा आता है प्रिपेरेडनेस एंड ट्रेनिंग्स यानी कि तैयारी और प्रशिक्षण। तो जनता और प्रशासन की तैयारी को सुनिश्चित करना चाहिए। थर्ड आता है कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स यानी कि नियंत्रण और प्रतिक्रिया। तो स्टूडेंट डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रैपिड रिलाइफ मेजर्स यानी कि आपदा रोकथाम और त्वरित राहत। फोर्थ आता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग और समन्वय। तो जो सरकारी या गैर सरकारी या अंतरराष्ट्रीय सहयोग है उससे भी इनको रोका जा सकता है। फिफ्थ आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग यानी कि सतत निगरानी। तो रणनीतियों के प्रभाव और सुधार का निरंतर मूल्यांकन। तो स्टूडेंट यही थे सभी हमारे आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्व। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जैसे कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं है उनको अगर हम रोक नहीं सकते तो उसके बाद जो हमारा पुनर्राहत और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती है उससे हम उसको थोड़ा दुख को कम कर सकते हैं। तो यही था हमारा आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इन ब्रीफ the causes and impacts of disaster are served but their damage can be reduced through proper prudence, planning and awareness। यानी कि स्टूडेंट संक्षेप में अगर हम कहें तो जो आपदा है वे अपरिहार्य है लेकिन उनके जो प्रभाव है वे अपरिहार्य नहीं है। तो सही योजना, सही समय पर चेतावनी, साथ ही जागरूकता और प्रशिक्षण से जो आपदाओं से होने वाले नुकसान है उनको काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो आपदा न्यूनीकरण स्टूडेंट केवल आपदा के समय नहीं बल्कि पूर्व तैयारी और सतत निगरानी पर भी आधारित होना चाहिए। तो इससे मानव जीवन, पर्यावरण और सामाजिक संसाधन इन सभी की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो स्टूडेंट हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे गिववे के क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी वीडियो के बीच में हम कहीं पर भी गिववे के 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे गिववे के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो स्टूडेंट जो हमारी ओजोन परत है वो हमारी किससे रक्षा करती है वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आता है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है स्टूडेंट, उनके बारे में बताना है कि टोटल भारत में कितनी जनसंख्या है जैव विविधता हॉटस्पॉट की। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है स्टूडेंट, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिए। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब दोबारा से हम हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है हाउ डज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड विल ब्रिंग। यानी कि जो मानव जनसंख्या वृद्धि है उसका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण इन पर कैसे प्रभाव पड़ा है उसको हमें बताना है। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की हमें विशेषताएं बतानी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज द क्रिएटिंग सीरियस चैलेंज एट बोथ ग्लोबल एंड नेशनल लेवल्स। यानी कि स्टूडेंट आज की दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मानव जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है। तो स्टूडेंट जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जमीन वही है, पानी सीमित है और जंगल हर दिन कम होते जा रहे हैं। तो इसका जो सीधा असर है स्टूडेंट वो हमारे पर्यावरण पर, हमारे मानव स्वास्थ्य पर और हमारे जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। तो स्टूडेंट इसी बढ़ते दबाव से वन्य जीव और जैव विविधता भी खतरे में आ गई है, जिसे बचाने के लिए हमारे जो भारत सरकार था उसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि मानव जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे इंसान भी ज्यादा मांग करने लगता है। तो एक्सेसिव एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, लैंड, एनर्जी, यानी कि स्टूडेंट ज्यादा पानी, ज्यादा जमीन और ज्यादा ऊर्जा इनका अत्यधिक दोहन होने लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अवैध कॉलोनियां हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, हवा और पानी का जहर बनना सब कुछ हो रहा है। तो सब कुछ जनसंख्या दबाव का ही एक नतीजा है। तो स्टूडेंट इससे वनों की कटाई और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचा है और जलवायु में जो संतुलन है वो असंतुलन हो चुका है। साथ ही वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है और लैंड सिक्योरिटी एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन यानी कि भूमि अपर्याप्तता और अवैध निर्माण हुए हैं। तो यही थे हमारे जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो स्प्रेड टू डिसीज ड्यू टू लॉक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट साफ पानी और स्वच्छता की कमी से जो रोगों का प्रसार है वो हुआ है। तो जब लोग ज्यादा और संसाधन कम हो तो सबसे पहले प्रभावित होगा स्वास्थ्य है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें साफ पानी न मिलने से जो डायरिया और हैजा है वो फैला है, भीड़ भाड़ के कारण संक्रामक रोग फैले हैं कोरोना जैसे, साथ ही अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता उपलब्धता हुई। तो जनसंख्या वृद्धि सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बोझ बन जाती है। तो ये तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव थे। थर्ड हमारा था इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग, यानी कि मानव कल्याण पर क्या प्रभाव पड़े।
तो स्टूडेंट अब सवाल उठता है कि क्या हर व्यक्ति को शिक्षा, घर, रोजगार मिल पा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। तो स्टोरेज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षा, आवास और रोजगार के अवसरों में कमी आई है। तो जनसंख्या बढ़ने से जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है और जो सामाजिक तनाव है वो तेजी से बढ़ा है। तो सामाजिक तनाव और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ा है। गरीबी और असमानता में वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि जिंदगी लंबी हो सकती है लेकिन बेहतर नहीं हो सकती। तो यही था हमारा मानव कल्याण पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है मेन फीचर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विशेषताओं को लेकर। तो ये हमारा क्यों जरूरी है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, यानी कि स्टूडेंट जब इंसान जंगल काटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, कई प्रजातियां भी खत्म होती है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा और सुरक्षा पर शिकार पर रोक के लिए स्थापना की गई थी, और इसी के लिए हमारा जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 है वो बनाया गया था। तो इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। ये वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। साथ ही नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। इससे अलग स्पेशल मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि जैसे बाघ, गेंडा जैसी जो हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां, उनका संरक्षण की बात इसमें की गई। वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर भी रोक लगाई गई, साथ ही उनके शिकार को भी नियंत्रित किया गया। तो उदाहरण अगर आप देखें, आज जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसी की वजह से जो भारत में बाघों की संख्या है वो फिर से बढ़ी है। तो यही था हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एडवर्सली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड विल ब्रिंग, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा जनसंख्या वृद्धि है उसने पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन, इन तीनों को बहुत ही कड़ी चुनौती दी है। लेकिन जो हमारा सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण और वन्यजीव संरक्षण कानून है, उन सभी के जरिए हम प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बना सकते हैं। तो अगर जंगल बचे रहेंगे तो इंसान भी तभी बचा रहेगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 6, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, संरचना और उसके कार्य के बारे में हमसे पूछा गया है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है स्टूडेंट एक्सप्लेन हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम, यानी कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्तर कैसे प्रभावित होता है उसे हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एन इकोसिस्टम इज ए बायोलॉजिकल एंड फिजिकल यूनिट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो जंगल है वो सिर्फ एक पेड़ों का समूह नहीं होता, वो हमारा एक पूरा जीवन तंत्र होता है और उसी को हम कहते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है स्टूडेंट, इसमें हमारे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण सब एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। तो साथ ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाली जो सबसे बड़ी ताकत होती है स्टूडेंट, वो हमारी होती है ऊर्जा प्रवाह। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को लेकर। तो सबसे पहला था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन को लेकर। तो स्टूडेंट भारत और दुनिया में भिन्न भिन्न जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। उनमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय वन। तो हाई रेनफॉल एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, घने जंगल होते हैं और जैव विविधता बहुत ज्यादा अधिक होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें अमेजन, पश्चिमी घाट, ये हमारे उष्ण कटिबंधीय वन है। इसके बाद हमारे आते हैं सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय व सीमा उपोष्ण वन। तो स्टूडेंट डाइवर्स स्पेसीज विद 4 डिस्ट्रिक्ट सीजन्स, यानी कि यहाँ पर 4 ऋतुएं के साथ विविध विविध प्रजातियां आती है। पत्ते गिरने वाले पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें जैसे कि हमारे हिमालय क्षेत्र के जंगल हो गए। थर्ड हमारा था बोरियल या टाइगर फॉरेस्ट भी जो हम कहते हैं, इन्हें हम सर्वशीतोष्ण वन कहते हैं। तो स्नो कवर इन विंटर मेनली कंटिन्यूस ट्रीज, यानी कि सर्दियों में हिमाच्छादित यहाँ पे होता है, ये एक ठंडा क्षेत्र होता है। शंकुधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि देवदार, चीड़ के वृक्ष।
तो ये हमारे सर्वशीतोष्ण वन हो गए। इसके बाद फोर्थ आते हैं डिजर्ट फॉरेस्ट एंड श्रब्स, यानी कि रेगिस्तानी वन और झाड़ियां। तो लो रेनफॉल एंड ड्राई कंडीशंस, यानी कि कम वर्षा यहाँ पे स्टूडेंट होती है और कठिन परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि आप राजस्थान के जंगल देखे। तो ये थे हमारे वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जिनका उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को लेकर। तो अब सवाल है कि जंगल के अंदर काम कौन करता है। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। तो ट्री प्लांट सेलाइज कैप्चर सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि पेड़ पौधे शैवाल जो होते हैं वे सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं और यही पूरे तंत्र की नींव है। और जो हमारे सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके वे जैविक पदार्थ बनाते हैं, यही हमारे उत्पादक होते हैं। सेकंड आता है हमारा कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता। तो एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिम्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी कंज्यूमर, यानी कि जो जानवर होते हैं स्टूडेंट वे पौधे या अन्य जीवों को खाते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता अगर आप बात करें। तो उपभोक्ता जो होते हैं जैसे कि हमारे जो प्रथम उपभोक्ता हुए वे हमारे शाकाहारी आते हैं, जैसे कि हिरन हो गए। सेकंड हमारे मांसाहारी आते हैं, जैसे कि शेर हो गया। सर्वाहारी आते हैं फिर, जैसे कि मानव हो गया। उसके बाद फोर हमारे आते हैं डिस्कम्पोजन, यानी कि अपघटक या पुनर्निवेशक भी आप इनको कह सकते हो। तो फंगी एंड बैक्टीरिया डिस्कम्पोज दैट ऑर्गेनाइज एंड वाटर रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, यानी कि स्टूडेंट जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, तो ये मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में बदल देते हैं और जो पोषक तत्व वे वापस धरती को ही मिल जाते हैं। तो जबकि हम कुछ कह सकते हैं कि इसका जो आप एक तरीके से 10% जो एनर्जी है वो ही जाती है, लेकिन कुछ जो कण है वे धरती में वापस मिल जाते हैं। तो ये था वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य को लेकर। तो अब हम समझते हैं कि जंगल हमारे लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहला था कंट्रीब्यूशन टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड द कार्बन साइकिल, यानी कि स्टूडेंट जो ऑक्सीजन है वो हमें प्रदान करते हैं, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम कर सकते हैं। सेकंड आता है क्लाइमेट रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रेनफॉल साइकिल, यानी कि स्टूडेंट जलवायु और वर्षा चक्र को ये संतुलित करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को ये बनाए रखते हैं, साथ ही ये लाखों जीवों को घर देते हैं। तो जीव जंतु पौधों के लिए आवास और खाद्य का स्रोत भी ये बनते हैं। तो आप मान लीजिएगा जहां जंगल कटे वहां पर बाढ़ और सूखा दोनों ही बढ़ने लगे हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम, यानी कि ऊर्जा प्रवाह किसी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अगर देते हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ऊर्जा प्रवाह को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द सन इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है स्टूडेंट वो है हमारा सूर्य है। तो प्रोड्यूसर कैप्चर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं, फिर उन्हीं पौधों को हमारे शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता खा लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो द्वितीयक होते हैं तृतीयक होते हैं वे अन्य जानवरों को खाकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यानी कि आप समझिएगा कि जो हमारे एक तरीके से आप इसके पिरामिड के माध्यम से समझिएगा, सबसे नीचे जो हमारा स्टूडेंट होते हैं वे हमारे शाकाहारी पौधे होते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनको हमारे शाकाहारी जानवर खा लेते हैं, सेकंड वाले। तो स्टूडेंट फिर उसको जो सेकंड वाले होते हैं उनको थर्ड खा लेते हैं, यानी कि जो हमारे शाकाहारी जानवर होते हैं वे खा लेते हैं। तो हर स्तर पर स्टूडेंट यहाँ पर जो 90% ऊर्जा है वो हमारी नष्ट हो जाती है, केवल जो 10% ऊर्जा ही है, यानी कि पौधे का जो 10% होगा वो हमारे उस उनमें जाएगा शाकाहारी में, और शाकाहारी का जो 10% होगा वो हमारे मांसाहारी में जाएगा। तो लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट ऊर्जा का 90% हिस्सा हानि होकर अगले स्तर तक नहीं पहुंचता, केवल 10% ऊर्जा ही स्तर में स्थानांतरित होता है। तो स्टूडेंट इसलिए ये जो ऊर्जा प्रवाह ये एक दिशा में होता है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बनाए रखता है, इसलिए जो खाद्य श्रृंखला है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो यही था हमारा ऊर्जा प्रवाह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल बैलेंस, यानी कि स्टूडेंट जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है वो धरती की एक जीवन रेखा है। इसके प्रकार, इसकी संरचना, इसके कार्य और ऊर्जा प्रवाह सब ने मिलकर ही हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको एक तरीके से संतुलन बनाए रखा हुआ है। तो अगर जंगल बचे रहेंगे तो मानव जीवन, पर्यावरण और भविष्य
तीनों ही हमारा सुरक्षित रहेगा। तो संरक्षण के बिना जीवन की गुणवत्ता और जैविक संतुलन बनाए रखना असंभव है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 87 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का भी आता है, यानी कि रिक्त स्थान को भरने का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उस रिक्त स्थान में आपको सही आंसर भरना होता है। तो स्टूडेंट इस आंसर को करने के लिए आपको जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो आपका बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट वे बेसिक से ही बनते हैं। तो जो अगर आपको इसका बेसिक कंप्लीट करना है अच्छे से, अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है हमारे इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज की। तो वे ज्यादा लंबी नहीं है, आप चैप्टर वाइज उनको पढ़ लीजिएगा। टोटल आपके 9 चैप्टर उसमें रहने वाले हैं, तो आप उन 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपका जो ये रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है, फिर आपका कोई से भी टॉपिक से अगर ये आ जाता है तो आप ये आसानी से कर दोगे। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन होता है। तो आपको वे चैप्टर वाइज वाली जो वीडियो सीरीज है वे आपको जरूर देखनी है, तभी आप इस आंसर को कर पाओगे। तो इसी तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज इन द, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है रेगिस्तान में ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचाती है। तो स्टूडेंट जो हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, इसी से हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इज, ऐसे वर्ल्ड सिस्टम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसी तरीके से इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया दैट इंडिया शुड आइडेंटिटी हैव, और जीन बैंक संरक्षण रणनीति का उदाहरण। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले का जो आंसर रहने वाला है स्टूडेंट वो रहने वाला है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा रहने वाला आता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन परत है वो हमें यूवी किरणों से बचाती है। तो ये तो हमारा इसी तरीके से हम ये जो आंसर है ये हमारा यहाँ पे फिल कर देंगे हम। सेकंड हमारा पूछा गया था कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है। तो द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया इज 4, यानी कि भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या स्टूडेंट वो 4 है। इसी के साथ ही हमसे पूछा गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। इसी के बाद फोर्थ हमसे पूछा गया कि वन क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत है जो वास्तव में भारत के पास होना चाहिए। तो जो हमारा 33% है, तो वो हमारे वन क्षेत्र का एक अनुमानित प्रतिशत है जो कि वास्तव में भारत के पास होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ पूछा गया था जीन बैंक संरक्षण नीति का उदाहरण है। तो जीन बैंक का जो एक्स-सिटू या स्थल बाह्य संरक्षण है वो हमारे रणनीति का संरक्षण नीति का एक उदाहरण है। तो एक्स-सिटू ऑफ साइट जो है ये इसका एक उदाहरण था। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आपके चेंज कर दिए जा सकते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन चेंज होंगे तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि जो आपके एक तरीके से जो चैप्टर वाइज वाली वीडियो सीरीज है आपको वो देखनी है। तो आपका जो रिक्त स्थान वाले हैं वे सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहां से आपको जो बेसिक नॉलेज है इस सब्जेक्ट की वो आपको मिल जाएगी। और बेसिक नॉलेज से ये हमारे जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले ये बनते हैं। तो यही था हमारे रिक्त स्थान भरे, जिसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है निम्नलिखित को विस्तारित करें, यानी कि एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इसमें भी हमसे कुछ ऐसे शब्द पूछ लिए जाएंगे जिन्हें हमें एक तरीके से बताना है। तो चलिए उनको हम एक तरीके से फुल फॉर्म के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमसे क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया IUCN, यानी कि IUCN। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो स्टूडेंट सोचिए अगर पूरी दुनिया की लुप्तप्राय प्रजाति की एक रिपोर्टेड कार्ड बने, तो ये जो काम है ये हमारा काम करता है IUCN। तो स्टूडेंट इसका रोल यही होता है कि ये वन्य जीव और पौधों की स्थिति का आकलन करता है, रेड लिस्ट जारी करता है और सरकारों को संरक्षण की सलाह देता है। तो उदाहरण के लिए अगर आप समझिए, अगर किसी जानवर को इंडेंजर्ड कहा जाता है तो उसका जो सोर्सेज है वो अक्सर IUCN ही होता है। तो ये तो IUCN हो गया। सेकंड हमारा आता है NGT,
जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट अब सोचिए, अगर कहीं फैक्ट्री जहर फैला दे, नदी प्रदूषित कर दे, तो इंसाफ कौन देगा? तो इसका जो इंसाफ है स्टूडेंट, वो हमारा देगा एनजीटी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो स्टूडेंट ये पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करता है, प्रदूषण फैलाने वाले पर जुर्माना लगाता है, साथ ही ये त्वरित न्याय प्रदान करता है। तो आप समझिएगा, दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक या नदी प्रदूषण केस, ये सभी हमारे अक्सर एनजीटी के आदेश से ही होते हैं। थर्ड हमारा आता है MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लेकर। तो अब हम आते हैं, ये है हमारे पर्यावरण का सबसे बड़े बॉस, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लेकर। तो ये हमारी पर्यावरण नीतियां बनाते हैं, वन और वन्य जीव संरक्षण देते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन से ये निपटारा करते हैं। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देना भी इन्हीं का काम है। तो आप समझिएगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलना है तो वो MOEFCC के बिना संभव नहीं है। तो स्टूडेंट यही था, हमने जिनको विस्तारित कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां हमें लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति, सेकंड ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड हमारा एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। तो चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पर्यावरण की समस्या है वे अलग अलग नहीं होती बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो लुप्त प्राय प्रजातियां, ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा तीनों ही हमारे मानव गतिविधियों का प्रमाण है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज आर ऑर्गेनिज्म whose population has declined density and which are on the verge of the extinction। यानी कि स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि लुप्त प्राय प्रजातियां वे जीव होते हैं जिनकी संख्या अत्यधिक कम हो गई और वे विलुप्त होने के कगार पर है। तो जब किसी जीव की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए तो उसे ही हम कहते हैं लुप्त प्राय प्रजातियां। और इनके कारण क्या होते हैं स्टूडेंट? इनके कारण होते हैं जैसे कि वनों की कटाई हो गई, अवैध शिकार हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। उदाहरण के लिए अगर आप देखें जैसे कि बाघ हो गया, गेंडा होगा, एशियाई होगा, शेर हो गया। तो स्टूडेंट महत्व इनका यही है कि अगर एक प्रजाति खत्म होती है, जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इनके संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अधिनियम और पुनर्व्यास कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। तो यही थी हमारी लुप्त प्राय प्रजातियां। इसके बाद सेकंड हमारी आती है ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि स्टूडेंट अब आप सोचिए, अगर धरती को धीरे धीरे बुखार चढ़ने लगे तो यही है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इसका अर्थ है पृथ्वी के सतह और वायुमंडल का औसत तापमान लगभग बढ़ने लगता है। तो इसके कारण क्या है स्टूडेंट? इसके कारण है CO2, CH4 जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वाहन और फैक्ट्रियों में और जंगलों की कटाई। इसी के साथ साथ इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो स्टूडेंट इससे समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती है और ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा को लेकर। तो एसिड रेन इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन विच पोल्यूशन सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम एसिडिक कंपाउंड्स एंड फॉल अलोंग विद रेन। यानी कि स्टूडेंट अम्लीय वर्षा हमारी वो वर्षा होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिले होते हैं। तो बारिश आमतौर पर जीवन देती है, लेकिन जब वही बारिश जहर बन जाए तो उसे ही कहते हैं हम अम्लीय वर्षा। तो इसके कारण होते हैं स्टूडेंट SO2 और NOx यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट? इसका प्रभाव यही होता है कि मिट्टी की उर्वरता कम करता है, जल स्रोत अम्लीय हो जाते हैं, फसल, वन और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप उदाहरण पर देखें तो जो हमारा ताजमहल है उस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव ही है, जिस कारण से उसका जो सफेद रंग है वो थोड़ा पीला पड़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जो परिभाषा है 2-3 कारण है, एक उदाहरण है, इतने लिखते ही आपके जो पूरे मार्क्स है वे आपको मिल जाते हैं। तो लुप्त प्राय प्रजातियां हमें चेतावनी देती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भविष्य का खतरा दिखाती है और जो अम्लीय वर्षा है वो हमारी गलती उजागर करती है। तो स्टूडेंट अगर अभी भी हमने पर्यावरण को नहीं संभाला तो जो नुकसान है वो सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि इंसान का भी होगा।
तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 10। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।